जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो फिर से मैं आपके लिए एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर है। जितने भी अभ्यर्थी बिहार 7 फेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो क्लास रखी गई है आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीक़ा से कराई जा रही है। यहाँ पे सारे प्रश्नों को लिए जा रहे हैं। साइंस के भी प्रश्न हो रहे हैं, जैसे विज्ञान के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न, जीके जीएस हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, मैथ हो गए, रीजनिंग हो गए। सारे प्रश्न यहाँ पे आपको कराए जाएंगे जो बीपीएससी के थ्रू पूछा जा सकता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए। तो कल भी हमने प्रैक्टिस सेट लाए थे साइंस के प्रश्नों को, तो कल के लेक्चर को आप नहीं देख पाए तो कल का लेक्चर जो है प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए। आइए हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्नों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या पहला है, कह रहा है कि एक धावक जो है, धावक के मतलब कोई व्यक्ति है, दौड़ने वाला, एक धावक है जो लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। ओके, क्यों ऐसा करता है? एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति, जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है और छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो विकल्प सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है कि छलांग जब कोई भी व्यक्ति छलांग लगाता है कुछ समय के लिए तो उसके शरीर की जो गति होती है वह गति, जड़ता जो है उसकी ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। ओके, अब आइए हम लोग इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दो फिगर को लिए हैं, ये फिगर को, दोनों फिगर के लिए देखिए, यहाँ पे कोई एक और लेडीज है, ये छलांग लगा रही है। तो ये छलांग लगाने के उपरांत देखिए यहाँ से इधर से दौड़ते दौड़ते आई और यहाँ पे छलांग लगाई और यहाँ से यहाँ आएगी। तो इसके शरीर में आप देखिएगा कि इसके शरीर में परिवर्तन हो जाएगा। इसके शरीर की जो गति है ज़्यादा दूरी तय करने में क्या करेगी? मदद करेगी। यहाँ से छलांग लगाई तो ये यहाँ पर आ गई। क्यों आ गई? तो यही चीज़ है कि छलांग जब ये लगाई तो उसके शरीर की जो गति है वह ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करी। देखिए यहाँ पर भी कोई एक बालक है, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे एक जो पैर है यहाँ पे उठा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला जो पैर है यहाँ पे ऐसा है, फिर आगे के क्रम बढ़ते चलाएगा, यही चीज़ होगा। जैसे खुद आप अपने अनुसार अपना प्रेक्षण यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार जो है सी ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या आते हैं 2 नंबर। जो 2 नंबर प्रश्न है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। जैसे कह रहा है कि अलग अलग द्रव्यमान के 2 पत्थर है। जैसे मान लेते हैं ये भवन है, ओके, ये भवन है, ये छत हो गया। यहाँ पे एक व्यक्ति है, राम हो गया। यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे श्याम हो गया। ठीक है, ये श्याम है और यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इरेज करते हैं इसको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मत रखिए, यहाँ पे रखिए छत से। यहाँ पे राम, यहाँ पे श्याम। ये दोनों जो व्यक्ति है, इन दोनों के पास जो है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थर है। जैसे एक पत्थर मान लेते हैं ए है और दूसरा पत्थर मान लेते हैं बी है। इस दोनों को यहाँ से क्या करता है, ये दोनों लोग गिराते हैं। तो आप ही खुद प्रेक्षण करिए, ये दोनों जो पत्थर इस छत से नीचे गिरा है तो क्या दोनों एक साथ गिरेगा कि अलग अलग गिरेगा? जब दोनों का टाइम एक ही है तो दोनों पत्थर क्या होगा, एक साथ ही गिरेगा। आप भी अपने अनुसार यहाँ पे परीक्षण करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन जो सी दे रहा है ये सही दे रहा है कि दोनों पत्थर जो होंगे जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं। ओके, ये इसके अनुसार सही है कि अलग अलग द्रव्यमान के आप कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु को लेते हैं, अगर किसी भी भवन से दोनों गिराते हैं उसको, तो दोनों जो होंगे जमीन पर एक ही साथ आकर गिरेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का कहने का अनुसार यही है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है। तीसरा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व जो होता है सबसे कम होता है? कौन सा ऐसा द्रव है जिसका घनत्व सबसे कम होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा है ये बिल्कुल सही दे रहा है। पेट्रोल का जो घनत्व होता है सबसे क्या होता है, कम होता है।
पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। अब यही बात प्रश्न में आ जाता है कि द्रव का घनत्व कम क्यों होता है। ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि द्रव का घनत्व क्यों जो होता है कम होता है। तो साथियों, क्योंकि द्रव का जो घनत्व होता है, तरल पदार्थ के जितने भी अणु होते हैं वह गैसों की तुलना में एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब पैक होते हैं, और इसी कारण ठोस का घनत्व जो होता है द्रव के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, और ठोस के अणु अधिक संघनन रूप में संकुलित होते हैं। इसीलिए यहाँ पे पेट्रोल जो हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि द्रव का घनत्व सबसे कम कहाँ पे होता है, तो पेट्रोल में होता है। आगे देखिए चौथा प्रश्न। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न लाए हैं चौथा जो प्रश्न कर रहा है कि बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है। बर्नौली जो प्रमेय है ये किस पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर कि आवेश संरक्षण पर। तो यहाँ पे जो बर्नौली प्रमेय है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब बर्नौली आपके दिमाग में आया होगा कि बर्नौली जो प्रमेय है ये क्या होता है। तो देखिए साथियों, जो ये बर्नौली प्रमेय है, ये प्रमेय जो ये बताता है कि एक आदर्श तरल के सुव्यवस्थित प्रवाह के जितने भी प्रति इकाई द्रव्यमान होते हैं उनकी कुल ऊर्जा तरल प्रवाह के दौरान अनुप्रस्थ काट पर स्थित होती है। उसी को हम बर्नौली प्रमेय कहते हैं। आप यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्रवाह है, देख लीजिए, यहाँ पे इधर से प्रवाह है, इधर जा रहा है, यहाँ पे A2, यहाँ पे Y2 है। ओके, आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्नों को देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है। गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्य का उत्प्लावन, पृष्ठ तनाव और श्यानता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा, पृष्ठ तनाव। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का जो मेन कारण है वह है पृष्ठ तनाव, क्योंकि पृष्ठीय तनाव के कारण ही लोहे की जो सुई है वह पानी की सतह पर तैरती है। क्योंकि पृष्ठीय तनाव जो होता है वो पृष्ठीय तनाव के कारण सभी पदार्थ पानी में नहीं तैर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोहे की जो सुई है पानी की सतह पर तैर सकती है पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों? क्योंकि वे वस्तुएं जिसका वजन पृष्ठीय तनाव के कारण बल से कम होता है वह वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि इसका जो पृष्ठीय तनाव है इससे इस बल से क्या है, कम है, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु पानी में तैरने लगती है। आगे प्रश्न को देखिए, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में क्या शामिल है। ए में कह रहा है कि स्याही की श्यानता, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण और साइफन क्रिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ये ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन सही हो रहा है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल कौन है, तो कोशिकीय अभिक्रिया की परिघटना। आप यहाँ पे लेडीज को देख सकते हैं, इसके हाथ में ब्लॉटिंग पेपर है, ये कुछ लगा रही है, तो ये ब्लॉटिंग पेपर है। ये कोशिकीय अभिक्रिया के कारण इसमें जितने भी तरल पदार्थ होते हैं इसको यह क्या करता है, स्याही को सोख लेता है अपने अंदर। अब देखिए लेडीज जो है ये अपने चेहरे पर लगा रही है, होता है ना, ऐसे काम होता है। अब एक चीज आपको याद भी रखना होगा कि ब्लॉटिंग पेपर का आविष्कार किसने किया था। तो ब्लॉटिंग पेपर का जो आविष्कार किए थे विलियम रसेल ने किए थे। इसका आविष्कार कौन किए थे, तो इसका आविष्कार विलियम रसेल स्लेड ने किए थे। इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपकी त्वचा को अधिक मैट फिनिश देने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 7। जो 7 नंबर प्रश्न है कि क्रिया एवं अभिक्रिया ये क्या होती है। 2 भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, समान परिणाम रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, सभी सही है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है यह सही हो रहा है, क्योंकि जो क्रिया और अभिक्रिया होती है वह 2 भिन्न विषयों पर भी कार्य करती है। इसमें समान परिमाण देखने को मिलते हैं और ये इसके जो दिशाएं होती है वह एक दूसरे से विरुद्ध होती है। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। 8 जो प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या जो 8 है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकेगी
यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। यहाँ पे व्यक्ति है, जैसे ये हम लोग हाथ से उठाकर किसी भी जैसे गेंद होता है उसको फेंकते हैं, क्षैतिजे फेंकते हैं, ये नहीं कि सीधा खड़े हैं और सीधा ऐसे डाल देते हैं। अगर ज़्यादा दूर हमको फेंकना होता है तब तो कितने डिग्री पर हम लोग को फेंकना होता है? 0, 90, 30 और 45। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 45 डिग्री पर। अगर हवा का प्रतिरोध की बात करें, अगर नगण्य माना जाए तो क्षैतिज में 45 डिग्री के कोने पर होकर हम लोग अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे 45 डिग्री बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 पे। 9 अच्छा प्रश्न आ गया। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 9 है कि एंगस्ट्रम जो है क्या मापता है? आवृत्ति को मापता है, तरंग धैर्य को मापता है, आवर्तकाल को, समय को। तो एंगस्ट्रम जो है तरंग धैर्य को मापता है और प्रकाश के तरंग धैर्य का जो मात्रक होता है एसआई इकाई है, एसआई मात्रक है तरंग धैर्य का, वह क्या है? एंगस्ट्रम। इसको देखिए, अगर कहीं आपको दिखाई दे देगा ऐसा तो आपको दिमाग में होना चाहिए ये क्या चीज का संकेत है? एंगस्ट्रम का संकेत है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है, इस इकाई का जो उपयोग होता है कहाँ पे होता है? तो रासायनिक आबंध की लंबाई और सूक्ष्म संरचनाओं के आकार में इसका उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न पे आते हैं 10। यहाँ पे जो 10 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, इन न्यूटन के द्वारा 3 नियम को प्रतिपादित किया गया था। तो उन्हें न्यूटन से पहले ही वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बता दिया था कि कोई भी सारी जो वस्तुएं है वह पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट, वारामिहिर, बुधगुप्त और ब्रह्मगुप्त। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ब्रह्मगुप्त जो थे इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी की ओर सारी जो वस्तु है अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसको आकर्षित करती है। ओके, 11 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न जो 11 है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाए, थोड़ा सा इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। एक पेंडुलम है, घड़ी दोलन करने वाली है, इस घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए, मतलब एक पृथ्वी है, ये यहाँ से आपको चंद्रमा पर ले जाना है, तो घड़ी में हमको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो घड़ी सुस्त हो सकती है, घड़ी तेज हो सकती है। घड़ी जो है पृथ्वी के समान समय देगी और कार्य करना बंद कर देगी। तो अगर हम घड़ी जो पेंडुलम घड़ी है इसको हम पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर लेकर जाते हैं तो घड़ी जो हो जाएगी सुस्त पड़ जाएगी, न तो तेज चलेगी न पृथ्वी के साथ समय दिखाएगी कि यहाँ पे जो समय मान लेते हैं अभी 6 बज रहा है, तो क्या अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर चले जाते हैं घड़ी लेकर तो क्या वहाँ पर भी 6 बजेगा? तो ऐसा नहीं प्रतीत होगा, वह कार्य करना बंद भी कर देगी। ठीक है, तो ये घड़ी सीधा सीधी बात है कि सुस्त दिखाई देगी। अगर यहाँ पे 6 बज रहा है अभी, तो वहाँ पे जाने के बाद हो सकता है रात के 2 बजे, तो ये घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, क्योंकि दोलन करने वाले जो लोलक पर आधारित घड़ी है वह पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वह क्या होती है? धीमी हो जाती है। आगे प्रश्नों को देखिए 12 जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? निम्न में से कौन सा बल जो है क्षयकारी बल है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को देख सकते हैं, ये सही हो रहा है। क्षयकारी बल बोला है तो क्षयकारी बल जो हो जाएगा घर्षण बल हो गया। अब रही बात कि घर्षण बल क्या होता है, कि घर्षण बल वह जो है जो 2 तलों के बीच, जैसे जो 2 तलों के बीच, इसके बीच सापेक्षिक गति और दोनों तलों के बीच अभिलंब पर निर्भर करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। जैसे अपने दोनों हाथ को लीजिए और दोनों हाथ को अपने दोनों हाथ से टच कर कर उसको जोर से रगड़िए, वहाँ पे घर्षण होगा और पता चलेगा कि कुछ देर के बाद आपकी हाथ जो है गर्म होने लगेगी। तो यही चीज़ है घर्षण। क्षयकारी बल कौन सा है? तो घर्षण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक हो गया, इधर से हो गया और यहाँ से एक कोई वस्तु हो गया, ये दोनों पर क्या करे? ये जो वस्तु ऊपर वाला इस पर रगड़ कर रहा है, तो यहाँ पे इस वस्तु की तुलना यहाँ पे दोनों जो है घर्षण कर रहे हैं, यहाँ पे घर्षण उत्पन्न हो रहा है। जैसे 2 पत्थर को लेते हैं, अगर उस पर रगड़ते हैं तो वहाँ से चिंगारी उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर भी घर्षण बल काम करता है। आगे प्रश्नों को देखते हैं 13।
यहाँ पे जो तेरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अपकेंद्री बल, अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्री बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, अपकेंद्री बल होना चाहिए। आभासी बल जब आ गया तो यहाँ पे अपकेंद्री बल ही होना चाहिए। अब रहा बात कि अपकेंद्री बल क्या होता है, तो अपकेंद्री बल वह बल होता है कि जिसके कारण किसी भी गतिशील वस्तु में दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, किसी भी गतिशील वस्तु में दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, वहाँ पे आभासी बल काम करता है। अब रही समझाने के लिए, देखिए आपको समझाते हैं। ये कोई चीज़ है, जैसे ये मान लेते चरखे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति जो हैं यहाँ पे झूले हुए हैं और ये जो है एक दिशा में घूम रहा है, मतलब ये घूम रहा है। तो यहाँ पे जो है तो ये यहाँ से दूर भागने की प्रवृत्ति है। देखिए यहाँ पे दोनों जितने सारे व्यक्ति हैं यहाँ से दूर भाग रहे हैं, तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि अपकेंद्री बल यहाँ पे कार्य कर रहा है और आभासी बल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ इसका फार्मूला भी बताया गया है कि जब ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है m बराबर v² बटा में r होता है, और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है m बराबर F बराबर mw² r। इस फार्मूला को आप जरूर याद करिएगा। ये F के मतलब फोर्स होता है, ठीक है। m मास हो गया, वर्क हो गया और रेडियस हो गया। आगे देखिए प्रश्न पे आते हैं 14। यहाँ पे जो 14 प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला था? आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार था 1921 में मिला था। नोबेल पुरस्कार जो था आइंस्टीन को 1921 में मिलता। भौतिकी नोबेल पुरस्कार जिसको हम कहते हैं वह विद्युत प्रभाव के नियम कानून पर मिला था। तो यहाँ पे कह रहा है कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार है पथ ब्रेकिंग अनुसंधान किसके निगम के लिए मिला था? अपेक्षिकता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के नियम, तरंग द्वैत सिद्धांत के नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो साथियों सही होना चाहिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के नियम पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार यहाँ पे जो है पथ ब्रेकिंग अनुसंधान के लिए इनको मिला था। कब? तो 1921 में। और 1921 में भौतिकी में भी इनको नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। ओके, और अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के नियम की खोज किए थे 1921 में और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 15 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन सा है? सुचालक कल ही आप लोग के प्रश्न बताए थे। चालक जो होता है दो प्रकार का होता है। चालक जो होता है दो प्रकार का, एक होता है सुचालक और दूसरा होता है कुचालक। सुचालक में जो है विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, और हो सकता है नहीं मतलब होगा ही, और कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के बात करते हैं, लोहा, पानी। लोहा में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा, पानी। कलम, कुचालक में कलम, मिट्टी, ये इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो वहीं बोला गया है कि ऊष्मा का सुचालक, इसमें से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन हो जाएगा? तो पानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पानी में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। 16 जो प्रश्न है कि एक निर्वात में मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, जब चंद्र में वह कैसा कार्य करेगा? यहाँ पे ये बात कर रहा है कि निर्वात जो है खाली जगह है, वहाँ पे मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, तो चंद्र में वह कैसा कार्य करेगा? तो पृथ्वी के समान ही कुशल रूप में कार्य करेगा, कार्य नहीं करेगा, कम कुशलता से कार्य करेगा कि अधिक कुशलता से कार्य करेगा? तो वह सीधा सीधी बात है कि वह कार्य ही नहीं करेगा, वह कार्य ही नहीं करेगा। पूछा गया कि यहाँ पे जैसे पृथ्वी पर है तो भाजक भाप के अंतर नियम के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, और जैसे ही वहाँ पे चंद्र पर लेंगे जाएंगे तो वहाँ पे वह कुछ कार्य ही नहीं करेगा। इसके बाद देखिए अगला आते हैं प्रश्न संख्या, अगला हम लोग देख लेते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे 16 के बाद 15 आ गया है, यहाँ पे 17 होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है।
कह रहे कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन कि प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म का अगर बात करा है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म में विभिन्न प्रकार के रंगों का विभाजन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जो इसमें 7 रंगों में ये विभाजित हो जाते हैं। कौन कौन से? लाल, नारंगी, पीला, हरा, ब्लू, इंडिगो और बैगनी। ये प्रिज्म के 7 रंग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रही बात कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का जो अपवर्तन है कि जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हटती है, तो यही घटना जो है यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी, वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलेगा। 16 जो प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है ये सही होगा, वैद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। किसका? वैद्युत ऊर्जा का। और जो विद्युत ऊर्जा होता है ये क्या होता है? विद्युत ऊर्जा क्या है? तो कार्य की मात्रा जो आवेशित भार रहित कण पर लगाई जाती है जिससे वह अपरिमित दूरी तय करती है, वही वैद्युत ऊर्जा होती है। और वैद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है E बराबर VIT होता है। E बराबर VIT होता है, जहाँ पे भी क्या है? भी विभवांतर होता है। जहाँ पे भी क्या है? भी विभवांतर है। I क्या है? तो I धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। और T क्या चीज हो जाएगा? T क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ओके, एक पावर भी होता है, P बराबर जो होता है VI होता है, ये भी पावर होता है, ठीक है, जिसको वाट के नाम से जानते हैं। शक्ति का सूत्र है, P से पावर बोला जाता है शक्ति। शक्ति का सूत्र P बराबर VI होता है, ठीक है, जहाँ पे V और I में करंट अंतर देखने को मिलता है। 17 प्रश्न जो कह रहा है यहाँ पे कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उदासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर, फोटोग्राफर के कौशल पर, पदार्थ की निकटता पर और पदार्थ के आकार पर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो रहेगा कि पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का फोटोग्राफ ले जाएंगे तो वहाँ पे जो अपेक्षित उदासीन काल जो होगा वह पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। 18 जो प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बोला है, तो समतल, उत्तल, अवतल और अवतल लेंस। तो यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन सही हो रहेगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे तो हम बताते हैं, दर्पण जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। और दर्पण क्या कहलाते हैं? दर्पण वे हैं जिसका परावर्तक तल जो होता है इस तरह का गोलीय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण क्या होते हैं? तो अवतल दर्पण जो है कि जिसका परावर्तक तल जो होता है अंदर की ओर दबा रहता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अवतल दर्पण इस तरह का होगा, अवतल दर्पण इस तरह का होगा, ओके, अंदर से ऐसे लगा होता है परावर्तक तल। और उत्तल दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण इस तरह का होगा, ओके। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर जो प्रश्न है कि होलोग्राम जो है किसे कहते हैं? होलोग्राम किसे कहते हैं? आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण पर, बी कह रहा है कि त्रिविमीय MRI पर, सी कह रहा है कि एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड पर, और डी कह रहा है कि एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन पर। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है कि होलोग्राम किसे कहते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड पर। अब यहाँ पे देखिए होलोग्राम का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि होलोग्राम एक जो है एक छवि को बनाता है। होलोग्राम जो है एक छवि को बनाता है, देख लीजिए आप यहाँ पे, जिसे एकाधिकार कोण से देखा जा सकता है। जब हम लोग होलोग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे एक तस्वीर न देखकर वहाँ पे वास्तविक भौतिक
वस्तु को हम देख पाते हैं। जैसे ये जो यहाँ पे इंसान है इस वस्तु को आराम से देख पाता है, ठीक है। ये वास्तविक भौतिक है जो हमको अपनी आंखों से दिखाई दे रही है। आगे प्रश्नों को देखिए। 20 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, नियॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है। 21 देखिए प्रश्न पे 21 जो प्रश्न है कि यहाँ पे कि इंद्रधनुष में क्या होता है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आपको पता है। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में पराबैंगनी, बी कह रहा है कि पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, और सी कह रहा है आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश, और डी कह रहा है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग रूप में लाल प्रकाश। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर जो होता है लाल रंग के प्रकाश होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है इंद्रधनुष के अनुसार। इसके बाद 22 जो प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण के बहुत सारे एग्जाम्पल है। रोगियों के कान, नाक, गला जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए 18 प्रश्न। देखिए साथियों प्रश्न आ गया कि यहाँ पे रुक जाइए। देखिए साथियों यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 22 के बाद 23 आना चाहिए। यहाँ पे 22 के बाद 23 होना चाहिए। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? तो अभी जस्ट हमने बताया कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके साथियों, इसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं 24 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 24 प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.77, 1.47, 1.44 के 2.42। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। आप लोग जरूर याद कीजिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। इसके बाद देखते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे गलत हो गया है। 25 जो प्रश्न कर रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण की अन्य कोई दर्पण होता है वह लगा होता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। मोटर गाड़ी के सामने जो होता है वह अवतल दर्पण लगता है। 26 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 26 प्रश्न कर रहा है कि टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज को प्राप्ति होती है? समानांतर प्रकाश पुंज, संश्रिप्त प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। संश्रिप्त प्रकाश पुंज जो है ये जो होता है टॉर्च में प्रकाश पुंज है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कौन सा प्रश्न था? 26 के बाद देखिए 27 प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे 27 प्रश्न जो है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जो आँख होता है यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा की आभासी और उल्टा? तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जो नेत्र की रेटिना होता है, हमने तो यहाँ पे फिगर आँख का लेना चाहिए था आप लोग को बताने के लिए, लेकिन आगे के प्रश्न में लिए हैं। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। कौन से दर्पण में बनता है? तो जरूर आप लोग याद करिएगा। वास्तविक और जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण, माफ कीजिएगा, उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। और क्योंकि अवतल में कैसा बनता है? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला। देखिए साथियों हमने आँख का फिगर ले लिए हैं यहाँ पे। 28 प्रश्नों को देखिए। 28 जो यहाँ पे प्रश्न करा है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, कार्निया द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। देख लीजिए यहाँ पे ये आँख है, ये पुतली हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे ये परितारिका है, एक भाग ये वाला परितारिका है। इसके आगे वाला जो भाग है कार्निया है, जिसको हम झिल्ली कहते हैं। यही आँख है हम लोग का अंदर पार्ट का। अगर आपको इस पर लेक्चर चाहिए तो मैं आप लोग का इस पर लेक्चर अच्छे तरीक़ा से बना सकते हैं और आपको समझा भी सकते हैं। 29 प्रश्नों को देखिए। 29 जो प्रश्न है कि किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? किसी नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह हमेशा 25 सेंटीमीटर ही होता है। कोई भी आँख जो है हम लोग का वयस्क का मानव नेत्र की जो निकट बिंदु होती है वो कितना सेंटीमीटर तक वस्तु को देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को देख सकता है। ओके, इसके बाद 30 नंबर प्रश्नों को देखिए। 30 जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है
कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक भांति, दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति की अंत। तो जो यहाँ पे जो बात कर रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। परिवर्ती द्वारक की भांति जो है हम लोग की आँख की पुतली काम करती है, मतलब देखने के लिए काम करती है। ओके, इसके बाद 31 प्रश्नों को देखिए। 31 प्रश्न है कि सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। सामान्य जो मानव नेत्र का जो दूरबिंदु होगा वह अनंत पर होता है। कहाँ पे होता है? अनंत पर होता है। ठीक है, इसके बाद 32 प्रश्नों को देखिए। 32 जो प्रश्न है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा का पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, वास्तविक, दोनों के सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है साथियों? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 33 प्रश्न कर रहा है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो आपको पता है लाल रंग है। कौन सा रंग है दोस्तों? तो लाल रंग है। इसके बाद आते हैं 34 प्रश्न पे। 34 जो प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, विद्युत का, ऊर्जा का, विभवांतर का कि शक्ति का? तो जो किलोवाट मात्रक है वह ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है साथियों? किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। आगे प्रश्नों को देखिए। 35 नंबर जो प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का कि इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। आप बल्ब को देख सकते हैं, इसका यहाँ पे देख सकते हैं ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट धातु है, तंतु है। ये जो होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कांच का ये बल्ब है। मोटा सुचालक यहाँ पे ये दोनों जो है ये तार है, ये कांच की छड़ हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ये पीतल की टोपी होती है। यहाँ पे 2 पिन होते हैं और यहाँ पे टाँके लगे होते हैं जिससे बल्ब क्या होता है? जलता है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के मैं कल अगले लेक्चर में आपको ऐसे ही वीडियो आप लोग को मतलब प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िएगा और इस क्लास की लिंक को शेयर करने में ज़रूर मदद करिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।